जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, फाइनल जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्दर प्रोसीड करने से पहले प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट किया जाता है तो उसका एक प्रॉपर प्रपोज़ल जो है ना वो सबमिट करवाया जाता है। ठीक है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी ग्रेड के लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब कि आप बीएस लेवल पे कर रहे हैं, आप मास्टर्स लेवल पे, पीएचडी लेवल पे थीसिस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपने पहले एक प्रपोज़ल सबमिट करना होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल पे ही होगा। ठीक है जी। और इस टॉपिक में हम कुछ ये प्रपोज़ल के रेफरेंस में हम चंद टॉपिक्स फ़र्दर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा प्रपोज़ल जो है सारा असल में हमारे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। प्रोजेक्ट के बारे में हम जो बड़ी अहम अहम चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल आएगा, प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट आएगी, प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स आएंगे, एक्सक्लूजन्स आएंगी, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, गैंट चार्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड विद रीजनिंग। ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में हम सम टाइम जो है ना वो एक सैम्पल प्रोजेक्ट, सैम्पल केस स्टडी, पेपरलेस ऑफिस, इसकी ना कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट करेंगे। पर्पज़ ये होगा कि हमने अपने जो आपने जो काम करना है, जो भी टॉपिक आपने लिखना है, जिस टॉपिक की भी बात हो रही है उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट को जहन में रखना है, यानी कि अपने प्रोजेक्ट के लिए आपने टॉपिक लिखना है। लेकिन यहाँ पर सम टाइम एग्जांपल्स मैं दूंगा। पेपरलेस ऑफिस एक सिस्टम है ऑनलाइन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि पेपरलेस ऑफिस मतलब ऐसा ऑफिस जिसमें पेपर्स यूज़ नहीं हो रहे। ये मैनुअल ट्रेडिशनल ऑफिस नहीं होगा, ये पेपर्स विदाउट पेपर्स हम ऑफिस चला रहे हैं। मतलब कोई भी नोटिस भेजना है, कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन देनी है, कुछ भी है वो हमने ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, हेयर इन दिस लेक्चर सम एग्जांपल्स अबाउट द प्रोजेक्ट पेपरलेस ऑफिस आर इंक्लूडेड जस्ट फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। यू शुड डू दिस डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोजेक्ट टॉपिक। जो आपका टॉपिक है आपने उसके साथ काम करना है। लेकिन हम यहाँ पे पेपरलेस ऑफिस की कुछ एग्जांपल्स आपको कहीं नज़र आ जाएंगी। अदरवाइज़ मैं उसके अलावा भी जनरल एग्जांपल्स भी आपको आपके सामने प्रेजेंट करूँगा इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन। तो बेटा सबसे पहले चंद एक या दो पैराग्राफ्स में प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है कि प्रोजेक्ट असल में है क्या। किसी ने कोई ऑनलाइन सिस्टम सर ये बनाया होगा, लेक्चर रिकॉर्डिंग पे ये वाला। अच्छा जी, तो आपने नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है, और ये एक या दो पैराग्राफ इसके बारे में आप लिखते हैं। इसमें आप क्या बताएंगे कि आपका सिस्टम है क्या, व्हाट इज़ योर सिस्टम। ठीक है जी, व्हाट फंक्शनैलिटी इट विल प्रोवाइड। ठीक है, ये चंद चीज़ें आपने, ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है जी, क्योंकि हर जो प्रोजेक्ट है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, तो ये आपने अपने प्रोजेक्ट का पहले कोई दो पैराग्राफ्स में इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद या उससे पहले आपका प्रोजेक्ट का टाइटल आ जाएगा, कोई भी टाइटल। कॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है, पेपरलेस ऑफिस सिस्टम है, जो भी आपका सिस्टम है वो आपने टाइटल लिखना है। ये बल्कि इसको पहले आप शामिल कर लें या दूसरे नंबर पे ही रहने दें, दोनों जगह पे ठीक है। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर आपने जनरल एक बैकग्राउंड भी बताना है। ठीक है, कि आप ये प्रोजेक्ट कर क्यों रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप उस प्रोजेक्ट का टाइटल लिख दें। तो उसके बाद है आपके प्रोजेक्ट की ओवरव्यू स्टेटमेंट। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप स्टूडेंट्स ने ये अपने अपने जो आपको टॉपिक्स असाइन आपने चूज़ करने हैं, जो आपको टॉपिक असाइन होंगे,
या आप चूज़ करेंगे, तो उन टॉपिक्स पे आपने ये प्रपोज़ल बनाना है। और नेक्स्ट वीक में अगले वीक की क्लास से पहले पहले, मतलब ये कि वेडनेसडे को क्लास होती है, वेडनेसडे वाले दिन तक क्लास से पहले पहले आपका प्रपोज़ल मेरे पास सबमिट हो जाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट, इट इज़ अ 1 पेज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम, गोल ऑब्जेक्टिव, सक्सेस क्राइटेरिया, रिस्क एंड अजम्पशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये एक आध पेज का, 2 पेजेस का ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। उसकी एक लिस्ट हम ऑफ़र करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आमतौर पे गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों को सेम मीनिंग में ही लिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं आपको एक मुसलमान की बात करूं, एज अ मुस्लिम मैं बात करूं, तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है अल्लाह ताला की रज़ा। हमारा गोल है कि हम इस दुनिया से कामयाब जाएं, आखिरत में हमें कामयाबी मिले। ठीक है, ये हमारा गोल है, और इस गोल को अचीव करने के लिए बेशुमार ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, हम वो क्या कहते हैं जी, हम मखलूक की खिदमत करते हैं। जो हमारे जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ हमारे कुछ यानी कि मामलात हैं, वो मामलात हम डील करते हैं। फिर खालिक के साथ कोई ताल्लुक़ है, वो इबादात, वो हम इबादात करते हैं। हकूक़ुल इबाद हैं और हकूक़ुल्लाह हैं, अल्लाह के हकूक़ पूरे करते हैं, और मखलूक है। फिर इसके अंदर फर्दर फिर यानी कि हकूक़ुल इबाद में भी कुछ चीज़ें होंगी मज़ीद फर्दर, और हकूक़ुल्लाह में भी कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, तो असल मकसद क्या है? असल मकसद है अल्लाह ताला की रज़ा, जन्नत का हसूल। ठीक है, तो ये बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं। इसी तरह से हमारे प्रोजेक्ट में भी एक गोल होगा जो कि ओवरऑल पर्पज़ है, ओवरऑल अचीवमेंट है, और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिर उसके अलावा सक्सेस क्राइटेरिया, हमारे प्रोजेक्ट का कोई ना कोई सक्सेस क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि क्या हम कर लें तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। फिर रिस्क एंड अजम्पशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, कुछ कंस्ट्रेंट्स। तो ये आपकी प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट आएगी। द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द इनपुट यू नीड टू जनरेट प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो आपका रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट बनाने में एज एन इनपुट वो रोल प्ले करेगा। ठीक है जी, दिस स्टेटमेंट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की शक्ल में, एक चार्ट की शक्ल में। ये मैं आपको उसका थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो उसका सारा ओवरव्यू स्टेटमेंट बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट की। अब डेफिनेटली यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड करूँगा जिसमें पेपरलेस ऑफिस की हम बात करेंगे। तो टॉप पे आपने अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है, जो भी आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का। आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो आपके मेंबर्स हैं, प्रोजेक्ट मेंबर्स, ठीक है जी, ये 3 हैं 4 हैं, उनके नाम आ जाएंगे। आपके यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और रोल नंबर जो है आपका, और उसके साथ आपके ईमेल एड्रेस आ जाएंगे, और आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं टेम्पलेट की तरफ डिटेल में आपकी तरफ बाद में आता हूँ। थोड़ा सा ना पेपरलेस ऑफिस को यहाँ पे ओवरव्यू स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये मैं आपको एक आध जो है वो पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन आपने इस तरह की स्टेटमेंट अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखनी है। इट हैज़ long been a dream of attorneys to have a paperless office, an office released from the weight of paper। तो अटॉर्नीज़ की, अथॉरिटीज़ की ये बड़ी अटैम्प्ट रही है, ख्वाब रहा है कि एक ऐसा ऑफिस बनाया जाए जो कि पेपर से आज़ाद हो, जिसमें पेपर यूज़ ना हो रहा हो। द रियल गोल इज़ टू एलिमिनेट द ट्रेडिशनल पेपर वर्क एंड स्नेल मेल सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। असल टास्क क्या है, असल गोल क्या है कि पेपर वर्क को फिनिश कर दिया जाए, और कोई मेलिंग सिस्टम ऐसा लॉन्च किया जाए, कोई ऐसा पोर्टल सिस्टम लॉन्च किया जाए जो कि इस पेपर वाले वर्क को एलिमिनेट कर सके। तो बेटा इसको मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी, ये स्लाइड्स भी आपको सेंड कर दूंगा, तो आपने इसको डिटेल से पढ़ लेना है, और इसी तरह की ओवरव्यू स्टेटमेंट आपने अपने टॉपिक के बारे में है। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर ये टेम्पलेट अपना मुकम्मल करना है। इसमें टाइटल आ जाएगा,
सुपरवाइज़र का जो आपके इंटरनल सुपरवाइज़र है यानी कि मेरा नाम आ जाएगा। उसके बाद आपका अपने मेंबर्स के नाम और रजिस्ट्रेशन और ईमेल एड्रेस और सिग्नेचर। उसके बाद प्रोजेक्ट गोल, एलिमिनेट द ट्रेडिशनल पेपर वर्क एंड मेलिंग सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो गोल है वो क्या है कि पेपर वर्क को एलिमिनेट कर दिया जाए एंड लॉन्चिंग ऑफ मेलिंग सिस्टम। ठीक है जी, यहाँ पे लॉन्चिंग का वर्ड ऐड किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये टेम्पलेट का भी एक पार्ट है। तो ये चूँकि यहाँ पे स्लाइड्स में सारा इकट्ठा तो नहीं आ सकता था, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली मैंने वो पेपरलेस ऑफिस के हिसाब से लिखे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफिसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सब ब्रांचेज इन अदर एरियाज़। ठीक है, तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रोजेक्ट का, पेपरलेस ऑफिस का। आप अपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर किसी का ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ही आ जाएगा, स्टूडेंट्स आर एबल टू एनरोल विद द यूनिवर्सिटी और विद द कॉलेज बाय यूजिंग आवर सिस्टम। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव होगा आपका। प्रोवाइडिंग ई सर्विसेज टू द एम्प्लॉयज़ इन एफिशिएंट मैनर विद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर आपके दूसरा, तीसरा, चौथा ऑब्जेक्टिव आपके प्रोजेक्ट का, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं ये पेपरलेस ऑफिस के लिखे हुए हैं। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट है तो आपके हर प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगी, रिकॉर्ड कीपिंग आएगी। ठीक है जी, क्विक ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ पोस्ट एंड डिस्प्लेइंग स्टेटस टू सेंडर्स। तो आपके भी प्रोजेक्ट में कोई ट्रैकिंग सिस्टम होगा, कोई रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, तो ये आपने इसको देखते हुए ना, इसको समझते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स लिख लेने हैं। फिर सक्सेस क्राइटेरिया आप लिखेंगे। आमतौर पे जो गोल है वही अगर अचीव हो जाए तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल समझा जाता है। ठीक है, अजम्पशन, रिस्क एंड ऑब्स्टेकल्स। तो यहाँ पर आपने 3 चीज़ें लिखना होती हैं, अजम्पशन, रिस्क एंड ऑब्स्टेकल। मैं आपको रिस्क के रेफरेंस में बताता हूँ, रिस्क एंड ऑब्स्टेकल एक ही बात है, रिस्क एंड ऑब्स्टेकल एक ही चीज़ है। तो रिस्क किस तरह का हो सकता है, जैसे आप देखें कि अभी आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो आप ये रिस्क इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट यूज टू हैव और अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, सो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। ठीक है जी, वी हैव सम प्रॉब्लम विद इंटरेक्शन, अबाउट इंटरेक्शन विद टीचर। तो ये आप चूँकि यूज़ टू नहीं है, चूँकि पहले हम फ़िज़िकल क्लासेस हमारी रेगुलर क्लासेस होती रही हैं, तो अब ऑनलाइन ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे। तो इस तरह के कुछ और भी हर्डल्स हो सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। रिस्क हो सकता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई ख़ास टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कोई ख़ास टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को लर्न करने में टाइम लग सकता है। तो इस तरह के कुछ रिस्क अगर हैं तो वो आपने यहाँ पे लिस्ट कर बना देनी है। तो ये बेटा साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि ये भी आपका प्रपोज़ल है, और प्रपोज़ल के बाद जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुरू होती है तो उसमें और प्रपोज़ल में कुछ टॉपिक्स हमारे रिपीट होते हैं। तो इस चीज़ को भी जहन में रखना है, आगे आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में भी रिस्क आने हैं। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस इफ़ एनी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके जो जिस चीज़ का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के आप किसी बिज़नेस के लिए बना रहे हैं, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं, यहाँ पर उसका नेम और एड्रेस आ जाएगा। टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, रिसर्च है या डेवलपमेंट। तो आपका रिसर्च नहीं है, रिसर्च से मुराद थीसिस वगैरह, तो आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। फिर अप्रोच जो है आपकी टेक्नोलॉजी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या स्ट्रक्चर्ड, तो आप स्ट्रक्चर्ड हम फॉलो करेंगे। ठीक है जी, तो ये बेटा आपका टेम्पलेट है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आ जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा सा मैंने आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में बता भी दिया। ठीक है, try and differentiate your goals and your objective also include both. Goals are the large statement of what you hope to accomplish but usually are not very measurable. अब ये measurable नहीं होते।
ठीक है। दे क्रिएट द सेटिंग फॉर व्हाट यू आर प्रपोजिंग। ये आपको आप इस गोल्स के जैसे ये बताते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, प्रपोजल में आपने क्या करना क्या है। जैसे मैंने आपको गोल्स की और ऑब्जेक्टिव की मिसालें दी हैं, मैं आपको फिर दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, गोल हमारा क्या है, जन्नत का हसूल, अल्लाह ताला की रज़ा, ये हमारा गोल है। ऑब्जेक्टिव उसमें दो मेजर हैं, ठीक है। दो मेजर तरीक़ों से हम इस गोल को अचीव करेंगे। हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है। अब हुकूकुल्लाह में आप ये तो मेजर कर सकते हैं, जैसे हुकूकुल्लाह में नमाज़ें आ जाती हैं, 5 नमाज़ें हैं आपकी प्रेयर्स, ठीक है। आप ये तो मेजर कर सकते हैं कि मैंने आज के दिन की ये 5 नमाज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेजरेबल हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपके मेजरेबल हैं। लेकिन आपको इसकी बेस पे अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी कि नहीं, ये कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। ये मेजरेबल नहीं है। ये जो है वो डिपेंड करेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी, अल्लाह ताला वैल्यूएट करेंगे, फिर डिसीजन होगा। इसी तरह से जो हुकूकुल इबाद हैं उसमें भी आप कुछ चीज़ें मेजर कर सकते हैं, सारी नहीं, कुछ चीज़ें मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल आपका गोल है वो आमतौर पर मेजरेबल नहीं होता। जी बेटा, सर, जो आगे। आपने क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग जो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल है। तो हम अपनी फाइनल जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन आनी है उसमें इसको चैप्टर 1 के तौर पे इंक्लूड कर लेते होते हैं। तो आप अभी अभी आप इसको चैप्टर 1 बेशक ना कहें, सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल का टाइटल आप दे दें। मेन टाइटल पेज एक बनाएंगे जिस पे आपका नाम, सारे मेंबर्स का नाम, सुपरवाइज़र का नाम और आपके टॉपिक का नाम, और उसके बाद ये जो चैप्टर आपका बनेगा प्रपोजल, उसमें ये सारे टॉपिक्स आने हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट ठीक है टाइटल, सर। ठीक है। बात क्लियर हुई है अब? हाँ जी सर, मुझे क्लियर हो गई है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हाई लेवल कंपोनेंट्स, ऑप्शनल कंपोनेंट्स, ये सारे चीज़ें। तो अब जो उसके डिस्कशन के दौरान प्रपोजल की का वर्ड जो आया है वो इसी को रेफ़र कर रहा हूँ, इसी को कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेम्पलेट आप बनाएंगे। फिर हम बात कर रहे थे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की। तो गोल्स मैंने बताया कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये डिफरेंट इस तरह से हैं कि दोनों का आपस में भी ताल्लुक है। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑपरेशनल, डिस्क्राइब स्पेसिफिक थिंग्स यू विल बी अकम्प्लिशिंग इन योर प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, और प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही होता है। अगर पेपरलेस ऑफिस आपने बनाना है, आपने ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम बनाना है, तो उसमें ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में आपने एक स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म अगर डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, तो ये आपका ये वो फॉर्म, उस फॉर्म के ज़रिए से रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो रहे हैं, और जो रिकॉर्ड सेव हुए हैं वो आप रिट्रीव भी कर पा रहे हैं, उसकी लिस्ट भी आप निकाल रहे हैं। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट का जो मेन गोल है उसमें कई एक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एंड आर वेरी मेजरेबल। तो ये मेजरेबल होते हैं ऑब्जेक्टिव, एंड विल आल्सो सर्व एज द बेसिस फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन के बेस के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये आपने अपने क्लियरली लिखने हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट में। उसके बाद है हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट। ये बेटा हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट से क्या मुराद है कि आपका जो सिस्टम बन रहा है उसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। जिस तरह से आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट के ऊपर एक नेविगेशन बार लगा होता है वेबसाइट में, ठीक है। इस नेविगेशन बार पे जैसे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एक लिंक लगा होता है नेविगेशन बार में एडमिशन का, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल वो दे रहा हूँ जो जिससे हम फेमिलियर हैं। फिर एक लगा होता है एग्ज़ामिनेशन का, ठीक है जी। फिर इस तरह से और कुछ लिंक्स होते हैं। तो ये बेटा हमारे हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स हैं। एडमिशन सिस्टम एक किसी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उस प्रोजेक्ट के उसका जो ऑनलाइन कोई हम ऑनलाइन पोर्टल बनाएं या कोई ऑनलाइन वेबसाइट बनाएं, तो उसके लिए एडमिशन सिस्टम एक हाई लेवल कंपोनेंट है, एग्ज़ामिनेशन एक हाई लेवल कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई और उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि कंप्लेंट सिस्टम हो सकता है, वो उसका हाई लेवल कंपोनेंट है। हाई लेवल कंपोनेंट्स आर द फंक्शनल सब सिस्टम्स ऑफ द प्रोजेक्ट।
एवरी प्रोजेक्ट मस्ट हैव फ्यू कंपोनेंट्स। कोई छोटे प्रोजेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक दो कंपोनेंट हो प्रोजेक्ट के, लेकिन आमतौर पे प्रोजेक्ट में एक दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो वो सारे आपने यहाँ पे उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे पेपरलेस ऑफिस के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? एक कंपोनेंट पहला, दैट अलाउज यू टू क्रिएट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिस्टम। एक ऐसा कंपोनेंट जो कि आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऑफ़र करे ऑन योर कंप्यूटर टू रिप्लेस योर ओल्ड पेपर पोस्टिंग सिस्टम। जैसे हम अपने ऑफिस में दूसरे कोलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सुपीरियर बॉसेस के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पेपरलेस ऑफिस बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक कम्युनिकेशन कंपोनेंट होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम कम्युनिकेट कर सकें, कोई ऑर्डर दे सकें, कोई रिपोर्ट कर सकें, अपने बॉस को रिपोर्ट कर सकें, बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सके। द सेकेंड एंड आर्ग्यूएबली मोस्ट वाइटल कंपोनेंट इज़ हैविंग एन एडिकेट बैकअप सिस्टम फॉर योर डाटा। आपके डाटा का कोई बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके अलावा द फाइनल कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिंग अ पेपरलेस ऑफिस इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉय ट्रेनिंग फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम यू यूज़। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक कंपोनेंट बना दिया कि अगर आपके कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आता है या इवन जब फर्स्ट टाइम ये सिस्टम लॉन्च होगा, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, ठीक है जी, कि इस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है। तो ये इसके कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट यहाँ पे बता दिए। आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, आपने ये कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स में फर्दर आर द फंक्शनल सब सिस्टम एवरी प्रोजेक्ट मस्ट हैव फ्यू। चलेंगे तो वही स्लाइड सॉरी रिपीट हो गई, आगे है। अच्छा बेटा, तो ये जब आपने हाई लेवल कंपोनेंट्स लिख दिए तो उसके बाद हैं ऑप्शनल कंपोनेंट, ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है। तो हर सिस्टम में कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं, वो हाई लेवल कंपोनेंट्स में आ गई। कुछ चीज़ें, कुछ यूनिट्स फंक्शनल भी होते हैं, ऑप्शनल भी होते हैं। ऑप्शनल से मुराद क्या कि वो अगर हो जाएं तो वेल एंड गुड, अगर वो ना हो तो उनके बगैर भी गुजारा चलता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आज भी कई लोगों ने मोबाइल फ़ोन को, चूँकि मोबाइल फ़ोन का असल पर्पज़ तो सिर्फ कॉलिंग था ना, आज भी कई लोगों ने मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं जो कि जिन पे नेट नहीं चलता, ठीक है। तो बेशुमार मोबाइल्स में ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ऑप्शनल हैं, लेकिन वो ऑप्शनल ऐसे हैं जो कि शायद के प्राइमरी फंक्शन से भी ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस बनती जा रही है। इसी तरह से हर प्रोजेक्ट में, हर सिस्टम में कुछ हमारे फंक्शंस होंगे जो कि कंपलसरी हैं, जिनके बगैर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो वो हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट में आप उनको एनलिस्ट कर देंगे। और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे यूनिट्स जो कि ऑप्शनल हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एज द नेम सुजेस्ट हेयर इन दिस सेक्शन वी विल एनलिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम विच माइट बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम, माइट बी, ठीक है, जो इंक्लूड किए जा सकते हैं, यानी कि उनके बगैर गुजारा होगा, फंक्शनैलिटी सिस्टम की परफॉर्म होगी, बट दैट माइट बी इंक्लूडेड। दीज कंपोनेंट्स आर ऑफ सेकेंडरी लेवल, ये सेकेंडरी लेवल के कंपोनेंट हैं, ठीक है। देर आर 3 की कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड टू क्रिएट अ पेपरलेस ऑफिस। तो पेपरलेस ऑफिस में जो ऑप्शनल हैं वो कौन कौन से हैं? अलाउ यू टू क्रिएट एन, जी बेटा, जो ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स हैं उसमें हम आपने अपने प्रोजेक्ट के जो ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर गुजारा तो होगा लेकिन वो एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो पेपरलेस ऑफिस में ये 2 कंपोनेंट मैंने लिखे, प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स। एक तो है ना वो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, एक है अदर जो आपके पेपरलेस ऑफिस से हट के। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, जिस तरह से हमारे पास MS ऑफिस होता है, ठीक है। तो इसके अलावा कंपोनेंट फॉर वॉइस कॉल और वीडियो कॉल। एक तो है सिंपल कम्युनिकेशन, आप वो रिटर्न कम्युनिकेशन कर लें, टेक्स्ट वगैरह सेंड कर दें और कम्युनिकेट कर लें। दूसरा है वॉइस कॉल और वीडियो कॉल। तो अगर ये कंपोनेंट है तो ये आपका ऑप्शनल कंपोनेंट है। इसके बाद आपका
फर्दर टॉपिक आ जाता है एक्सक्लूजन। फिर कुछ बेटा ऐसा होता है कि कुछ कंपोनेंट्स हमें ये एक्सप्लिसिटली खुद से ये बताना पड़ता है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये फीचर शामिल नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप कोई टॉय परचेज़ करें किड्स के लिए, तो जो शॉपकीपर है उसमें फ़र्ज़ करें बैटरी कोई इंसर्ट होनी है जिस बैटरी के साथ टॉय ने ऑपरेट होना है। तो शॉपकीपर आपको एक दफ़ा टॉय ऑपरेट करके दिखा देता है और उसके बाद वो बैटरी निकाल लेता है। बैटरी उसमें से वो कहता है जी ये हमारी शॉप की बैटरी है। मतलब कि अगर आपको इस टॉय के लिए बैटरी चाहिए तो आपको एडिशनल परचेज़ करना पड़ेगी, यानी कि बैटरी इसमें इंक्लूड नहीं है, बैटरी एक्सक्लूडेड है। ठीक है। तो इसी तरह से आपके प्रोजेक्ट में भी कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकती हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये कंपोनेंट्स शामिल नहीं है। In this section we will tell about those components which are not included in the project but due to some reason stakeholders might think they are included। ठीक है जी। और जो आपका पेपरलेस ऑफिस है उसकी एक्सक्लूजन्स क्या हैं? यूज़र और क्लाइंट कैन डिलीट द मैसेज। तो ये डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट किसने करने हैं? जो कम्युनिकेशन आपकी फॉर्मल हो गई, जो आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गई पेपरलेस ऑफिस के ज़रिए से, वो डिलीट नहीं होगी। हाँ, एडमिन, अगर एडमिन के पास ये राइट्स हो सकते हैं, लेकिन क्लाइंट नहीं डिलीट कर सकता। यूज़र क्लाइंट कैन यूज़ द एप्लीकेशन विदाउट द गेटिंग रजिस्टर्ड। ठीक है जी। और जो यूज़र और क्लाइंट हैं वो एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड हुए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक्सक्लूडेड है। ठीक है। ये जो फंक्शनैलिटी है यूज़र कैन यूज़ द एप्लीकेशन विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड, ये एक्सक्लूडेड है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि यूज़र बगैर रजिस्ट्रेशन के इसको यूज़ नहीं करेगा। बात समझ आई? रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ठीक है। एक तो यूज़र के पास मैसेज डिलीट करने की ऑप्शन नहीं है, वो डिलीट नहीं कर सकता, ये फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, विदाउट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज़ करने की फैसिलिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। आमतौर पे जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जो वेब बेस्ड सिस्टम होते हैं, उसका आर्किटेक्चर, जो जनरल आर्किटेक्चर है वो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है जी। आर्किटेक्चर इज़ द हाईएस्ट लेवल कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम इन इट्स एनवायरनमेंट। तो डिफाइंस द ओवरऑल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल अ 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर, इट मस्ट कंटेन अ डायग्राम। तो इस सेक्शन में आपके प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका जो आर्किटेक्चर है उसकी डायग्राम भी होनी चाहिए। द आर्किटेक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ इट्स ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। तो इसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट शो किए गए होते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारा जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसका क्लाइंट सर्वर कह लें, वेब एप्लीकेशन कह लें, उसका एक जेनेरिक आर्किटेक्चर है कि आपके वेब एप्लीकेशंस में जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, उनका जनरल आर्किटेक्चर यहाँ पे शो किया गया है। 2 कंपोनेंट तो कंपलसरी होते हैं। इस डायग्राम का ओवरऑल मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम में ये जो सॉलिड लाइंस के साथ आपको नज़र आ रहे हैं कंपोनेंट्स, ये कंपलसरी हैं। एक ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपलसरी है जिसे हम क्लाइंट कहते हैं। ठीक है। और एक ये कंपोनेंट है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। और इसी बेस पे हमारा ये जो वेब आर्किटेक्चर है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहलाता है। क्लाइंट क्या करता है जी? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सॉलिड लाइंस वाले 2 कंपोनेंट तो कंपलसरी हैं। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फायरवॉल है, प्रॉक्सी है, डेटाबेस सर्वर है, मीडिया सर्वर है, कंटेंट मैनेजमेंट सर्वर है, लेगेसी एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, ये ऑप्शनल कंपोनेंट हैं। समटाइम ये सारी चीज़ें वेब सर्वर के अंदर शामिल होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन अगर सिस्टम हमारा बड़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे कंपोनेंट सेपरेट भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। जिस तरह से अगर आप किसी बड़े सेटअप की बात करें, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, आप याहू की बात करें, आप जीमेल की बात करें, आप जो है वो, और इसके अलावा कई हमारे ऐसे वर्ल्ड वाइड सर्वर्स ऐसे जो सारी दुनिया में यूज़ होते हैं। तो
उनकी अगर आप बात करें तो नादरा की बात करें, हमारा पाकिस्तान का है ये सर्वर नादरा जो नेशनल डेटाबेस है, तो वो उसमें सिर्फ एक वेब सर्वर नहीं होगा बल्कि वेब सर्वर के कुछ कंपोनेंट्स सेपरेट भी होंगे। तो वो टू टीयर नहीं होगा। टू टीयर कब होगा? अगर सिर्फ क्लाइंट है और सर्वर है फिर ये टू टीयर कहलाएगा। अगर इसमें एक और मज़ीद कंपोनेंट ऐड हो गया फिर ये थ्री टीयर कहलाएगा। ठीक है, अगर एक और कंपोनेंट ऐड हो गया फिर ये फोर टीयर एंड सो ऑन। तो बेटा आपने एक जनरल सी डायग्राम अपने प्रोजेक्ट की इस डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करनी है। तो आम तौर पे जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा, टू टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो टू टीयर आर्किटेक्चर की आप कोई डायग्राम आपको नेट से इजीली मिल जाएगी, आप वो सर्च करके कोई रीजनेबल डायग्राम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप बता देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में टू टीयर यूज़ हो रही हैं, यानी कि टू लेयर्स हैं। टीयर को लेयर भी कहा जाता है। एक है क्लाइंट, पहली लेयर जो है ये क्लाइंट की है, दूसरी लेयर जो है वो सर्वर की है। क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको फुलफिल करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट को हम स्केड्यूल चार्ट भी कहते हैं, टाइम चार्ट भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है गैंट चार्ट, और ये जो गैंट चार्ट है इसको हम स्केड्यूल और टाइम एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं। मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, किस डेट को, किस टाइम पे, मतलब डेट आ जाती है ना इसमें। जैसे आप कह लेंगे जिस तरह से आपका ये सेमेस्टर शुरू हो रहा है, आपका सेमेस्टर नवंबर में शुरू हुआ 2020 में, तो आप ये बता देते हैं कि कब हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा और इसका कौन सा फ़ेज़ कहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा, और हर फेज़ की आप कंप्लीशन टाइम और ओवरऑल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम, फाइनल सबमिशन, फाइनल कंप्लीशन, ये आप गैंट चार्ट के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्केड्यूल चार्ट भी बोला जाता है। ठीक है जी। तो a Gantt chart commonly used in project management is one of the most popular and useful way of showing activities displaying against time। तो हम एक्टिविटीज़ को टाइम के अगेंस्ट शो करते हैं कि किस टाइम में, किस टाइम फ्रेम में हमारी कौन सी एक्टिविटी मुकम्मल होनी है। ऑन द लेफ्ट वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट is a list of activities and along the top is a suitable time scale. Gantt charts are used for planning projects and they are useful way of showing what work is scheduled to be done on a specific day, or specific week। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है कि हम टाइम के लिए कौन सा मेट्रिक यूज़ कर रहे हैं। हम टाइम के लिए वीक को भी एज अ मेट्रिक यूज़ कर सकते हैं, हम डेली बेसिस का भी गैंट चार्ट बना सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, दे आल्सो हेल्प यू व्यू द स्टार्ट एंड एंड डेट्स ऑफ प्रोजेक्ट इन वन सिंपल व्यू। तो ये इस तरह से आपका गैंट चार्ट बन जाता है। ये लेफ़्ट साइड पे देखें एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है जी, आपकी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के नाम। तो ये इसको तो चूँकि यहाँ पर जो आपके SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं वही इंक्लूड किए गए हैं। एनालिसिस, इसके कुछ सब टास्क होंगे, ऑन साइट मीटिंग्स होंगी, इंटरव्यूज़ होंगे, कोई क्वेश्चनरीज फिल करवाई होंगी, डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स, डॉक्यूमेंट करंट सिस्टम एनालिसिस। ठीक है जी, आपका ये एक्टिविटीज़ आ गई। उसके बाद डिज़ाइन आ जाएगा, डिज़ाइन डेटाबेस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, क्रिएट डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन, कंप्लीट। ठीक है जी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट आ गई, डेवलप सिस्टम मॉड्यूल। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को SDLC एक्टिविटीज़ की बेस पर भी आप यानी कि स्केड्यूल उसका बना सकते हैं। तो फिर फर्दर आगे देखें, हर एक्टिविटी का लिखा हुआ है कि ये कब स्टार्ट होनी है। ये देखो ऊपर टाइम है। ठीक है जी, ऊपर टाइम लिखा हुआ है, कब ये ख़त्म होनी है। ठीक है, ये इनके टाइम लिखे हुए हैं। और ओवरऑल जो आपका एक्टिविटी है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आगे शुरू हो गया डिज़ाइन। तो डिज़ाइन देखें यहाँ से शुरू हो रहा है। अब डिज़ाइन के कुछ पार्ट्स थे, तो डिज़ाइन आपका ओवरऑल ये देखें यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से
आप डायग्राम बना लेते हैं ये, जिसको हम गैंट चार्ट कहते हैं। तो बेसिक इसका पर्पस क्या होता है, ये देखें टॉप पे टाइम चल रहा है, ये हमें बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और कब इसने ख़त्म हो जाना है। तो आपका डेफिनेटली जो आपका सेमेस्टर का स्टार्ट है, ठीक है, 7th सेमेस्टर में चूँकि ये प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ है, तो आपने टाइम यहाँ से शुरू करना है और ये 8th सेमेस्टर के कंप्लीशन के साथ ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। तो आप देख लें आपने किस तरह से टाइम आपका ये नवंबर की जो भी डेट थी, नवंबर 2020 से लेके जब आपका इससे अगला 8वां सेमेस्टर ख़त्म होना है, उसकी एंड डेट तक आप ये टाइम बना सकते हैं। और ये जहन में रख लें कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेमेस्टर कोई 10-15 दिन 20 दिन लेट हो गया, 1 माह लेट हो गया, क्योंकि आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर लेटर ऑन चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन अभी आपने सिर्फ अजम्पशंस की बेस पे ये गैंट चार्ट अपना बनाना होता है। उसके बाद है आपके सिस्टम की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, कि आपका जो वेबसाइट प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे उसको चलाने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, प्रोसेसर कौन सा रिक्वायर्ड है, रैम कौन सी रिक्वायर्ड है, कम अज़ कम ये आप उसकी हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन, इसके अलावा कुछ और अगर स्पेसिफिकेशन है तो वो भी आप बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोजेक्ट के लिए कैम चाहिए, किसी सिस्टम को चलाने के लिए कोई प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए, ठीक है, तो वो सारे आपने हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बता देनी है। और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट बताना होती है कि इस सिस्टम को चलने के लिए कम अज़ कम ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि इससे बिलो अगर आपके पास सिस्टम होगा, 2 GB से कम रैम होगी, तो आपका जो सिस्टम है वो अफेक्टिवली एफिशिएंटली चलेगा नहीं। इस चीज़ को भी जहन में कंसीडर करना है कि आपके सिस्टम के अलावा सिस्टम के ऊपर कुछ और वर्कलोड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन लिख देनी है। उसके बाद आपकी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, चूँकि आपका वेब बेस्ड सिस्टम है और आपने इसको प्रीवियस किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था डोमेन होस्टिंग का, तो अभी बेटा आपने इसको लोकल सिस्टम पे लोकल सर्वर के साथ ही डिस्प्ले करना होता है प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपका एक ऑफलाइन सर्वर, लोकल सर्वर, वैम्प सर्वर, या आपको वैम्प के अलावा जैम्प सर्वर चाहिए होगा पीएचपी के लिए, ठीक है, XAMP, ठीक है जी। तो ये आपका सर्वर, उसके अलावा आपका PHP, आपका MySQL, HTML, और इसके अलावा अगर कोई और सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना ज़रूरी है जिसके साथ आपका सिस्टम चलेगा, तो वो आप लिखते हैं। और उसके बाद जो आपका गालिबन ये फ़ाइनल टॉपिक ही है, और वैसे भी टाइम भी तकरीबन हमारा लेक्चर का कंप्लीट होने वाला ही है। तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड विद रीजनिंग, आपने अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी टूल्स यूज़ करने हैं, जो भी आपने टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है, वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। और सिंपल लिस्ट नहीं होगी बल्कि रीजनिंग के साथ लिस्ट होगी कि उसकी रीज़न क्या है। The application tools which are to be used on front and back end of the system to be developed should be listed. The reason for these tools should also be enlisted. ठीक है जी। Identify what the needs for tool support are. तो आप ये एक टेबुलर फॉर्म में ये एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। लेफ्ट साइड पे आप ये टूल का नाम लिखेंगे, जैसे ये हमने MS ऑफिस यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के दौरान, ये किस लिए यूज़ हो रहा है, यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी। रीज़न क्या है इसको यूज़ करने की, कि ये फ्रीली अवेलेबल है, इजी टू यूज़ है। तो ये मैंने सिर्फ एक डमी सी इसकी रीज़न्स लिख दी हैं, मतलब कि थोड़ी सी आप इसको थोड़ा सा ग्रो भी करेंगे, कोई 3-4 सेंटेंसेस, 4-5 सेंटेंसेस आप लिखेंगे, और फिर उसके बाद HTML आपने यूज़ करना है। इसको यूज़ करने की रीज़न क्या है ये आपने लिखनी है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसको यूज़ करने की रीज़न आप नेट से सर्च करके लिख सकते हैं। कोई रीज़नेबल को 4-5 जो है ना इसके वो सेंटेंसेस आने चाहिए, और वो अंडरस्टैंडेबल भी हो। ये ना हो कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करें नेट से कोई देख के, आपने इसको देखना है क्या यहाँ पे आप लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। फिर PHP आप यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, डाटा मैनिपुलेशन के लिए ये हेल्प करती है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, इजी टू लर्न है, ये आपने रीजंस इसकी लिख देनी है। फिर उसके अलावा MySQL, ये PHP के साथ इसका कॉम्बिनेशन है MySQL का, ठीक है जी। तो ये आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, तो ये बेटा आपका
ये प्रपोज़ल के वो कंटेंट्स थे जो कि आपने प्रपोज़ल बनाते वक्त लिखने हैं। ये दोबारा एक दफ़ा लिखते हैं अपने प्रपोज़ल के टॉपिक्स की। प्रोजेक्ट टाइटल है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाई लेवल सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ फंक्शनल यूनिट्स या कंपोनेंट्स हैं, एक्सक्लूजन्स हैं, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, गैंट चार्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड विद रीजनिंग। तो ये बेटा आपने प्रपोज़ल बनाना है और ये प्रपोज़ल आपने नेक्स्ट वीक तक, वेडनेसडे को आपकी क्लास होती है, क्लास के स्टार्ट से पहले पहले बल्कि 12 बजे तक, यानी कि अगले बुध को 12 बजे तक, 12 PM दिन 12 बजे, ठीक है, बुधवार दिन, वेडनेसडे वाले दिन आपने 12 बजे तक, उससे पहले पहले अगर उससे पहले बना लें तो पहले सेंड कर दें, लेकिन 12 बजे तक आपने ये मुझे सेंड करना है। अब ये सेंड करने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई यहाँ पे। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, फर्दर कुछ हम ऑफलाइन डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर, ठीक है। चले चलें, ये रिकॉर्डिंग में फिर ऑफ कर देता हूँ।